नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो को। एथेंस में हुआ था। इनका मूल नाम था अरिस्टोक्लोस और गुरु का दिया हुआ नाम था प्लाटोन और अंग्रेजी नाम प्लेटो था और अरबी फारसी में इनको अफलातून कहते थे। पाश्चात्य साहित्य की पहली झलक प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। प्लेटो कैसे दार्शनिक थे? आत्मवादी और प्रत्ययवादी थे। अब प्रत्ययवादी क्या है हम आगे बता रहे हैं। और इनके दर्शन का जो मुख्य विषय था प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज, अमरत्व की आत्मा की अमरत्व सिद्धि और सृष्टि शास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा। प्रत्यय सिद्धांत क्या है? प्रत्यय या विचार ही, आइडिया ही चरम और परम सत्य है। ये कहते हैं कि प्रत्यय और विचार ही परम सत्य है। ये शाश्वत है और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है, क्रिएटर है। वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इसलिए कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वो सत्य से 3 गुना दूर है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय या विचार ही सत्य है, चरम और परम सत्य है। ये शाश्वत है और अखंड है और उसका सृष्टा, उसका क्रिएटर कौन है? ईश्वर है। क्या? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब विचार या आइडिया। और जो कला जगत है, चाहे वो कविता करना हो, चाहे चित्रकारी करना हो, चाहे काव्य का क्षेत्र हो, चाहे चित्रकारी का क्षेत्र हो, वो क्या है? उसी का अनुकरण है। किसका? प्रत्यय जगत का। तो ये अनुकरण होने के नाते सत्य से 3 गुना दूर है। इन्होंने कहा कि विचार या प्रत्यय से वस्तु जगत बना, वस्तु जगत से कला जगत बना। मतलब विचार या प्रत्यय के अनुकरण से वस्तु जगत और वस्तु जगत के अनुकरण से कला जगत। इसलिए जो कला जगत है वो सत्य से 3 गुना दूर है। जो हमारे तमाम दार्शनिकों ने कहा, हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में या भारतीय दर्शनों में क्या कहा गया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार माया है। तो कौन सा कद्दू में तीर मार दी? हमको तो लगता है वही कहा है जो हम लोगों ने हमारे धर्म में कहा गया है और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन भाई पाश्चात्य विचारक हैं, बोले हैं तो पढ़ना है। और अब एक चीज और उन्होंने कहा है। प्लेटो ने मिमेसिस एक शब्द का प्रयोग किया है। और मिमेसिस आप यूं समझिए जैसे मिमिक्री होती है। तो मिमिक्री में हम क्या करते हैं? किसी की कॉपी करते हैं। तो मिमेसिस कहा है और मिमेसिस का इन्होंने अनुकरण के अर्थ में प्रयोग किया है। और ये जो मिमेसिस है, अनुकरण, ये बड़ी हीनता के अर्थ में प्रयोग किया है, अपकर्षी अर्थ में, अर्थात काफी उसको डाउनग्रेड किया है। वो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार को निष्कासन की वकालत करते हैं। मतलब इनका बस चले तो जो आदर्श राज्य है उसे कवि या साहित्यकार को बाहर कर दे। अच्छा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इयोन है, कॉलियस है, गॉर्गियस है, फेदरुस है, फिलेबुस है, विचार गोष्ठी या सिम्बोसियम है, गणतंत्र है जिसको रिपब्लिक कहेंगे, और लाज है। इयोन में जो है प्लेटो के काव्य की सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की गई। जो इनका रचना है इयोन, उसमें प्लेटो ने काव्य सृजन प्रक्रिया बताई है या काव्य हेतु की चर्चा की है। और उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो काव्य सृजन की प्रक्रिया है वो क्या है? ईश्वरीय उन्माद को प्लेटो ने काव्य का हेतु स्वीकार किया है। जो ईश्वरीय उन्माद है उसे प्लेटो ने क्या कहा है? काव्य का हेतु कहा है। अर्थात प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। मतलब उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, ईश्वरीय विचार, दैवी विचार, तब वो करता है, अन्यथा नहीं। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस कहा है। अब देखो फिर हम यहां कंफ्यूज हो गए। एक तरफ तो वो काव्य को ईश्वरीय शक्तियों से प्रेरित बताते हैं, दूसरी तरफ काव्य को बहुत हीन, बढ़ई और मोची के भी काम से गया गुजरा बताते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ संगीत की देवी या साहित्य की देवी क्या है? सरस्वती। यहां म्यूजेस है, म्यूजेस से म्यूजिक बन गया। काव्य देवी को उन्होंने क्या कहा? म्यूजिक, शायद उसी से म्यूजिक बना होगा। और हमारे यहाँ क्या थी? कला की देवी कौन है? सरस्वती है। तो सब कुछ वही है, बस अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है। मैं तो इसको ऐसे ही कहूंगा। और हमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई ये एक तरफ तो काव्य को बड़ा हीन कह रहे हैं, दूसरी तरफ
बता रहे हैं ईश्वरीय उन्माद से पैदा होता है। चलिए आगे इसको भी स्पष्ट करते हैं। इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए हैं। पहला है अनुकरणात्मक, जिसके अनुसार प्रहसन और नाटक बनता है। दूसरा है वर्णनात्मक, जिसे डिथेरम्ब कहते हैं, उससे प्रगीत बनता है। और मिश्र, जिससे महाकाव्य बनता है, ये तीसरा है। और प्रगीत के इन्होंने 3 अंग बताए हैं। कौन कौन से? शब्द, माधुर्य और लय। प्लेटो ने वस्तु के 3 रूप माने हैं। पहला आदर्श, दूसरा वास्तविक और तीसरा अनुकृत। अर्थात एक आइडियल रूप होगा, दूसरा उसका वास्तविक या रियल होगा, और तीसरा अनुकृत, जिसकी कॉपी की जाती है या अनुकरण किया जाता है। अनुकरण को 2 पक्ष माने हैं। एक वो जिसका अनुकरण किया जाता है, दूसरा अनुकरण का स्वरूप है। आपको बता दें कि प्लेटो आदर्श राज्य की बात करते हैं। यहां भी इन्होंने वस्तु के 3 रूप इसीलिए माने। इन्होंने कुल 36 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 23 संवाद है और 13 आलेख है। इन्होंने काव्य शास्त्र पर अलग से नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने राज्य शास्त्र पर लिखा है। और उसी को हम कवि और कला, उसी राज्य शास्त्र पर लिखते समय इन्होंने कवि एवं कलाकार पर अपने विचार प्रकट किए और हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने काव्य की या कवि की सही व्याख्या नहीं की है, ये कवि को सही मूल्यांकन नहीं कर पाए हो, क्योंकि राज्य के हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं ना। तो इसलिए इन्होंने काव्य शास्त्र पर कुछ नहीं लिखा है, राज्य शास्त्र पर लिखा है। और उसी के दौरान लिखते समय उन्होंने कलाकार और कवि पर अपना विचार प्रकट किया है। इन्होंने काव्य को कला का रूप माना है, और उसने कहा कि वस्तु से संबंधित 3 कलाएं होती हैं। एक वस्तु को उपयोग करने की कला, दूसरा उसके निर्माण की कला, और तीसरा उसके अनुकरण की कला। अरस्तु ने, अब यहां अरस्तु और इनमें अंतर क्या है? अरस्तु ने अनुकरण को वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण माना है। प्लेटो ने उसे दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब या हूबहू नकल माना है। ये फर्क है। अरस्तु ने क्या माना अनुकरण को? वो वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। और उन्होंने क्या माना है प्लेटो ने? इन्होंने दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब या हूबहू नकल। अच्छा, यहां मैं आपको और बता दूं, प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अर्थात अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक है, जबकि अरस्तु क्या है? सौंदर्यवादी। प्लेटो ने कला को आग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। आग्राह्य मतलब जिसे ग्रहण ना किया जा सके। कला के संदर्भ में उसका दृष्टिकोण किसका? प्लेटो का उपयोगितावादी है और नैतिकतावादी है, विधेयात्मक है और मानकीय है। अर्थात वो चाहता है, वो बताना चाहता है कि कला कैसी होनी चाहिए। अब यहां पर एक शब्द का अर्थ मैं बताता हूं। प्लेटो का दृष्टिकोण कविता के संबंध में उपयोगितावादी, अर्थात अगर कविता हमारे लिए उपयोगी है तो ठीक है, नहीं तो बेकार। जैसे वो कहता है कि अगर गोबर से भरी हुई एक टोकरी है, वो अगर उपयोगी है और सोने की ढाल है बनी हुई, स्वर्ण जड़ित ढाल है, और वो काम की नहीं है, तो गोबर की भरी हुई टोकरी स्वर्ण जड़ित ढाल से अच्छी है। ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण हो गया। नैतिकतावादी है, वो कहता है कि अगर कविता राष्ट्र के समाज के उत्थान में सहायक है तो अच्छी है, नहीं तो बेकार है। विधेयात्मक वही बात है। और मानकीय भी, कि इसका एक मानक होना चाहिए कि कविता न केवल आनंद प्रदान करे, समाज के, राष्ट्र की भलाई के लिए रहे, नवयुवकों के चरित्र निर्माण में सहयोग दे। अब आप सोच सकते हैं कि प्लेटो ऐसा उटपटांग कविता के बारे में क्यों सोचता था? ऐसा इसलिए सोचता था कि उस समय यूरोप में कविता के माध्यम से बड़ी विकृतियां समाज में फैल रही थी। नवयुवकों में काम वासनाएं और इस तरह की दुर्भावनाएं भर रही थी, जिससे उसके समाज का, उसके राष्ट्र का पतन हो रहा था। इसलिए उसने कहा कि ऐसी कविता किसी काम की नहीं है जो नवयुवकों में वासना भरे, दुर्व्यसन भरे। उसके हिसाब से कविता तब बेहतर है जो नवयुवकों में राष्ट्र उत्थान की भावना बने, राष्ट्र निर्माण की भावना भरे, समाज के लिए कुछ उपयोगी करे। हम तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ के कवि और दार्शनिक बहुत अच्छे थे। रीतिकाल में हमारे यहाँ भी यही हो रहा था। रीतिकाल की कविताएं राजाओं की प्रशंसा में और वासना से भरी रहती थी। समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए और राजाओं से मोटा माल ऐंठने के लिए होती थी। लेकिन हम लोग बहुत उदार हैं। प्लेटो की तरह उनको फांसी नहीं देना चाहते थे। प्लेटो का बस चलता तो ऐसे कवियों को राज्य से बाहर कर दे, देश निकाला दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने उनको भी झेला और उसके बाद हम
आधुनिक काल में बढ़िया बढ़िया कविताएं भी लिखते रहे। तो हमारे यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है, सब विचारों को लेके चलना, सबके विचारों को सम्मान करने का भाव शुरू से है। लेकिन प्लेटो क्या कहता है, नहीं, जो कविता, जो साहित्य, जो चित्र समाज के लिए उपयोगी नहीं है वो बेकार है, चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उससे अच्छा गोबर वाला ठीक है। तो ये प्लेटो की धारणा है। और आगे बढ़ते हैं। वो स्वयं कवि था, उसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। और वो कहता है, अपना उसका ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें कहता है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। वो दास्ता को बोलता है कि मृत्यु से भी भयानक है। और उसके अनुसार काव्य की कसौटी क्या होनी चाहिए, सदाचार और उपयोगिता। पहले मैंने समझा दिया कि काव्य वही ठीक है जिसमें सदाचार हो और समाज के लिए उपयोगी, ना कि आनंद और सौंदर्य। आनंद और सौंदर्य को वो काव्य की कसौटी नहीं मानता है। और काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, सत्य का उद्घाटन हो, मानव का कल्याण हो और राष्ट्र का उत्थान हो। इसी आधार पर वो गोबर से भरी टोकरी को स्वर्ण जलित ढाल से अच्छा बताता है, श्रेष्ठ बताता है। कवि या चित्रकार कृति नहीं अपितु अनुकृत मात्र प्रस्तुत करता है, और इसलिए वो अमौलिक है एवं अज्ञानी है। क्या कहता है प्लेटो कहता है कि कवि या चित्रकार कृति नहीं अपितु अनुकृत मात्र प्रस्तुत करता है, इसलिए वो अमौलिक है और अज्ञानी है। इसलिए प्लेटो ने कवि को बढ़ई और मोची से भी कम आंका है। वो कहता है, एक तो कवि स्वयं अज्ञानी है, दूसरे वो अज्ञान का प्रसार भी करता है। वो अपने समकालीन होमर से पूछना चाहता है कि क्या उसकी कविता किसी को रोगमुक्त कर सकती है, या उसकी कविता से कोई युद्ध जीता जा सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि बेशक कविता रोग मुक्त नहीं कर सकती है, युद्ध नहीं जीता जा सकता है, लेकिन युद्ध में उत्साह भरने के लिए, प्रेरणा भरने के लिए कविता का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ देखिए वीरगाथा काल चला है। आज भी हम जब सेना लड़ने जाती है तो उनका कमांडर उनमें जोश भरता है। आज भी जोश भरने वाली कविताएं हैं। तो होता है, युद्ध तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन दरअसल प्लेटो इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा है इस विषय में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपयोगितावादी है। उसका सीधा सा मतलब है जो उपयोगी है, जो नहीं है बेकार। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया संस्कृत में, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें साहित्य ना हो, संगीत ना हो, कला ना हो, वो इस धरती पर साक्षात सींग और पूंछ से विहीन पशु है, ये कहा गया है। तो कला का अपना महत्व है, सिर्फ उपयोगिता के आधार पर नहीं कह सकते हैं। बाद में इसके शिष्य अरस्तु ने उसका खंडन भी किया। फिर आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल का कहना है कविता भाव का प्रसार करती है और ये भाव योग ज्ञान योग के समतुल्य है। ये कौन कहता है, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी। अब यहां पर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स, जो कथन है जो तमाम लोगों ने कहा है, वो बताऊंगा। जैसे ये प्लेटो कहता है कलाकार वास्तविक जीवन में पदार्थों को उत्पन्न या निर्माण नहीं करते, वह केवल उसकी छायाओं और बिंबों का निर्माण करते हैं। यदि कविता के प्रशंसक ये सिद्ध कर दें कि कविता न केवल आनंदप्रद है बल्कि वह समाज के लिए उपयोगी है, तो ये है हमारे लिए महान हित की बात होगी। मतलब कुल मिला के अगर उपयोगी है तो ठीक है, अगर आनंदप्रद है, सौंदर्य की बात करता है तो फिर बेकार है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कीजिए।